Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth, a study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake, lie, or imagination. So today we have a very special guest, and we're going to continue discussing the geometric formation of what is known as pyramid, and which is in Sanskrit is also known as Sri Yantra. uh, we will discuss and how why the European mythologists are producing a spin on the structure by it being produced by aliens. And now the new theories are emerging, which I have captured in my book also, that the bricks, such large bricks or stones, almost some of them are almost 60 to 80 tons. They cannot be transported by planks. Cannot be because there is no crane which can do that. It has to be broken down and do that at such heights. There were some other techniques used actually. And so we will debunk all these things. हमने पिछले शो में राजेश कपूर जी के साथ डिस्कस किया था किस तरह जो ज्योग्राफिक फॉर्मेशंस है पिरामिड्स की जो श्री यंत्र के रूप में दिखती है वो बनी है और उसको जो यूरोप के माइथोलॉजिस्ट हैं और इंडोलॉजिस्ट माइथोलॉजिस्ट जो हैं वो उसको बुलाते हैं कि एलियंस ने बनाई है। और अभी कुछ रिपोर्ट्स भी आया है एलियंस के प्लेन्स कैप्चर भी किए गए हैं अमेरिका के द्वारा। बट कैसे बन सकती है इतने बड़े बड़े पत्थरों को 60 टन 70 टन के जो पत्थर हैं कैसे लेके जा सकता है इतना ऊपर। और ऐसा नहीं है कि पिरामिड स्ट्रक्चर जो मंदिर के स्ट्रक्चर्स हैं वो सिर्फ अफ्रीका में है, वो मैक्सिको में है, वो अमेरिका में है, वो साउथ अमेरिका में है। भारत के सभी मंदिर गोपुरम है। गोपुरम सारा पिरामिड स्ट्रक्चर्स है। आदिकेशव मंदिर, पद्मनाभ स्वामी मंदिर या कोई भी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, ये सभी मंदिर उसी फॉर्म में है। और भी भारत में अनेक मध्य प्रदेश में मंदिर है, हिमाचल प्रदेश में मंदिर है जो इसी फॉर्म में बने हुए हैं। सो इन सब बातों के लिए हम लोग बात करेंगे वैद्य राजेश कपूर जी से। जी नमस्ते, नमस्कार। वेलकम। जी, तो जैसा कि आपने कहा कि ऐसा हमें बताया जा रहा है, सारी दुनिया के जो सो कॉल्ड स्कॉलर्स है वो कहते हैं कि ये आदमियों के वश की तो बात नहीं है पिरामिड बनाना। इसलिए सारे के सारे पिरामिड जो है ये एलियंस ने बनाए। और वो एलियंस के बारे में ये कोई एविडेंस, कोई प्रूफ कुछ नहीं है। जब भी कोई श्रेय भारत को मिलना होता है तो एलियंस बीच में आ जाते हैं। कि अब उस भारत के बारे में ये कहने में उनको काफी तकलीफ होती है कि भारत के लोगों ने बनाया। तो इस समस्या से बचने के लिए उन्होंने फिर ये रास्ता निकाल दिया, अभी एलियंस ने बनाया। तो एलियंस ने बनाया तो आप जरा एक किताब को मैं आपके ध्यान में ला देता हूँ। किताब का नाम है द सेल्टिक ड्रूइड्स या केल्टिक ड्रूइड्स, सी से है, CELTIC, सेल्टिक ड्रूइड्स। अब ड्रूइड्स को जो है ये थोड़ा सा अपभ्रंश हुआ है, ये द्रविड़ है वो, यानी सेल्टिक द्रविड़। अब वो किताब क्या कहती है मिस्र के बारे में? वो ये कहती है कि मिस्र के जितने पिरामिड है ये भारत से आए हुए ड्रूइड यानी द्रविड़, भारत से आए हुए द्रविड़ ब्राह्मणों ने बनाए हैं। अब आप उस किताब के बारे में तो कोई बात ही नहीं करते, उसके बारे में बिल्कुल ही गोल हो जाते हैं। फिर इंडिया इन ग्रीस, ये भी एक बड़ी प्रसिद्ध किताब है। इसके बारे में जो आप चर्चा ही नहीं करते। उन्होंने प्रमाण दिए हैं, अनेक प्रमाण दिए हैं। प्रमाण कैसे कैसे हैं? बड़े अद्भुत प्रमाण। एक चित्र बताया हुआ है, दिया गया है, जिसमें एक व्यक्ति के माथे पे तिलक लगा हो, वैष्णव तिलक। अब आप ये भी क्या, एलियंस ने लगाया था तिलक आकर? फिर वो बता रहे हैं, कहते वहां पे आ, जो शव है, मृतक हैं, उनको जलाने की परंपरा रही है, गाय की पूजा की परंपरा रही है। वही दोनों किताबें बताई, और भी किताबें हैं पर दो ये किताबें बहुत खास है, द सेल्टिक डुइट्स, इंडिया इन ग्रीस, ये दो किताब। और वहां पे श्राद्ध हो रहे हैं, ये सब धोती कुर्ता पहनने की, धोती पहनने की परंपरा है। ये सब कुछ भारत की वहां पे संस्कृति बड़ी गहराई तक आज भी देखने को मिल जाती है, पर उसको हम देखना ही नहीं चाहते, हम बताना नहीं चाहते। तो खैर, आज की बात हम जो पिरामिड की कर रहे हैं, ये पिरामिड जितने भी अभी इन्होंने जैसे बताया हमारे आयोजक महोदय ने,
कि पिरामिड कोई केवल मिस्र में थोड़ी है, ये तो विश्व भर में एक पर्टिकुलर उसके रेखा के ऊपर, विशेष अक्षांश देशांतर के ऊपर जो है ये बने हुए हैं, तो विशेष योजना से बने, विशेष वहां पे कोई एनर्जी केंद्र है, ऊर्जा के केंद्र है, वहीं पे बने। और जो भारत में हर मंदिर के ऊपर जो है, जो ऊपर उसका बनता है छत जो बनती है, उसमें जो पिरामिड का आकार रहता है या गुम्बद का आकार रहता है। ऐसा क्यों? तो उसके कारण यही है कि वह विशेष प्रकार की ऊर्जा पैदा, और कहीं पे भी कोई भी मंदिर बना देना ये तो अब होता है, पहले तो ये देखा जाता था कहाँ की ऊर्जा ऐसी है जो मंदिर के अनुकूल है, कौन सा पत्थर ऐसा है जो देवता की मूर्ति के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अब भी ऐसे लोग हैं तो पत्थर को ऐसे बस छेनी से अपने थोड़ा सा मारेंगे और बता देंगे कि ये पत्थर इस योग्य नहीं है जिससे देवता की मूर्ति बने, ये पत्थर इस योग्य है। यहाँ तक गहरा ज्ञान अभी तक हमारे विद्वानों का है। तो खैर, ये सारे के सारे पिरामिड भारत के विद्वानों के द्वारा बनाए, इसमें कोई दो मत नहीं। अभी आप यूट्यूब पे जाएंगे तो एक यंत्र आपको बहुत बड़ा नजर आएगा। यंत्र से पहले मैं बात कर देता हूँ, एक वायुयान अफगानिस्तान से, तो वो वायुयान जो है कैसा है, उसके ऊपर वर्षों काम करते रहे अमेरिका के लोग, केवल इस बात के लिए उस वायुयान को अपने देश में ले जाना है। अनेक वर्ष तक प्रयास करते रहे, कई कमांडो वहां पे गायब हो गए, उसकी रेंज में, जब एनर्जी की रेंज में आए वो गायब हो गए, पता ही नहीं चला, कभी आज तक मिले ही नहीं वो लोग। वर्षों वहां पे इस पे काम चला, तब जाकर कोई तकनीक उन्होंने ऐसी विकसित की कि उसको ले जा सके, और ले जाकर अब वैसा वायुयान आज तक दुनिया में तो कोई बना नहीं पा रहा है। आज के आधुनिक युग में वैसा वायुयान वो बनाएंगे। वो कब का है? 5,000 साल पुराना, पांडवों के काल का। फिर एक श्री यंत्र, एक अमेरिका की एक झील, अचानक पानी उसका कुछ सूख गया, एक वायुयान में कोई पायलट जा रहा था, उसने देखा नीचे श्री यंत्र अद्भुत आकृति बनी, तो उसने, पता है उसको कई बार आया गया, ऐसी आकृति पहली बार नजर आई। सारे में शोर पड़ गया, अमेरिका में, दुनिया भर में शोर पड़ गया, यूट्यूब में अपलोड हो गए उसके वीडियो, पर उसको भी छुपा दिया गया, दबा दिया गया, क्योंकि इतना बड़ा, 1 किलोमीटर से बड़ा वो श्रीयंत्र किसी भी मानवीय क्षमता से बाहर की बात है। वो भारत के लोगों ने बनाया, श्रीयंत्र कौन बनाएगा? श्रीयंत्र तो भारतीय संस्कृति की एक बड़ी वो महत्वपूर्ण एक अंग है। श्री यंत्र जो है लक्ष्मी का स्रोत है, वो प्राप्त करने का, उस शक्ति का स्रोत है जिससे लक्ष्मी का बिल्कुल धारा प्रवाह आगमन होता है। उसकी स्थापना करते ही है भारत में लोग। तो वो अब कैसे कह देते कि एलियन ने बनाया, इसलिए उसको गायब कर दिया, पर जो यूट्यूब पे अपलोड हो गए थे वीडियो तो हो गए। ऐसा बार बार हो रहा है कि भारत के ज्ञान के ऊपर, भारत की प्राचीन जो बहुत ऊंचा ज्ञान है, जब पूरी दुनिया असभ्य थी, जंगली पशुओं की तरह रहती थी, तब भी भारत बहुत विकसित और समृद्ध था। इसके ऊपर पर्दा डालने के निरंतर प्रयास, 150 पौने 200 साल से इस बात को छुपाने के प्रयास हो रहे हैं, और बार बार ये सच उभर कर सामने आ जाता है। तो वो पिरामिड क्या चीज है? वो पिरामिड के अंदर अंतरिक्ष की अद्भुत शक्तियां अटखेलियां करती हैं, खेलती हैं, अपनी कला दिखाती है, अपनी अद्भुत चमत्कार दिखाती है। और उसका मनुष्य के ऊपर क्या लाभ है, क्या प्रभाव है? बहुत कुछ ऐसा है जो अभी जानने को शेष है, और जो जाना गया वो आपके साथ हम साझा पहले भी कर चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर उसको साझा कर लेते हैं कि कितनी अद्भुत शक्तियां हैं। इन शक्तियों का कमाल है, आप इसके नीचे पिरामिड का सही आकार में बनाइए, बनाकर उसके नीचे आप फल रख दीजिए। वो फल जो है आपके दूसरे दिन अत्यंत स्वादिष्ट हो जाए, जितने स्वाद थे उससे कहीं अधिक स्वादिष्ट हो जाए। उन फलों को अगर आप, इनका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा वो स्लो। ऊर्जा कॉस्मिक एनर्जी से भर गए हैं, ड्राई हो जाएंगे, आपने कभी सुखाए नहीं है फल, वो भी सूख जाएंगे, आराम से आसानी से सूख जाएंगे, एक्चुअली बस सड़ेंगे आपका नहीं। राजेश जी, आपकी वॉइस कट रही थी बिकॉज आपका फोन
में आई थिंक कनेक्शन नहीं था शायद। वापस रिपीट करिए कि नहीं, जब अब आप, आ रही है आवाज। अब आ रही, आप वापस रिपीट करिए वहां से, जब आप पिरामिड स्ट्रक्चर के नीचे एक फलों को ऐसी रखेंगे। समस्या है जिसका मेरे पास कोई समाधान नहीं, बीच में किसी की रिंग आई, फोन आया, हमने काट दिया, और जितनी देर में कटा उतनी देर में मुझे लगता है आवाज बंद हो गई होगी। हाँ, तो उसको रिपीट ऐसा ही करिए हुआ एक होगा बार। शायद। हाँ, उसी को हाँ रिपीट जी। करिए, उसी को रिपीट हाँ, करिए। उसको रिपीट कर देते हैं, जी हाँ। हाँ। तो ये जो पिरामिड है, इसके नीचे अगर आप फलों को रखते हैं, तो कॉस्मिक एनर्जी क्या कमाल करती है, विश्वास के बाहर की बात है, पर है तो है। लाकर रख दीजिए फलों को आप, जो फल 4 दिन में 3 दिन में खराब होने वाले हैं, वो आपके वहां पे 25 50 30 दिन 40 दिन भी रखेंगे, खराब नहीं होंगे। अल्टीमेटली क्या होगा, सूख जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। जिन फलों को आप आसानी से सुखा नहीं सकते, वो भी सूख जाएंगे और बहुत स्वादिष्ट हो जाएंगे। अब आप दूध को ऐसे घर में कटोरी में रखकर सोच भी नहीं सकते कि हम उसको सुखा लें, वो सड़ जाएगा। एक दिन में नहीं सड़ेगा, 2 दिन में। अब वो प्रिजर्वेटिव वाला दूध तो अब हम रखते नहीं थे पहले, बिना प्रिजर्वेटिव का अगर दूध है तो खराब हो जाएगा। मैंने करके पिरामिड में, मैंने कांच की कटोरी में दूध को रखा, 48 डिग्री टेम्परेचर। जड़खौर नाम की जगह है वृंदावन के पास, बहुत ज्यादा राजस्थान की सीमा पर है, खूब गर्मी पड़ती है मई में। वहां रखा, तो धीरे धीरे वो जम गया, जमने के बाद वो पनीर की तरह थोड़ा सख्त हो गया। खाकर देखा, खूब स्वादिष्ट है, उसमें कोई दुर्गंध नहीं आई, खराब नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। नहीं, मेरे अकेले का नहीं, विश्व भर के लोगों का यही अनुभव है, तो उसके नीचे चीजें खराब नहीं होती। फिर एक सैनिक अधिकारी ने, कर्नल ने, उनकी पत्नी के घुटने में दर्द रहती, तो उसको इलाज से कोई लाभ नहीं हो रहा था। 5 7 दिन उसके नीचे बिठाया, घुटने की दर्द चली गई। ऐसे सैकड़ों रोगी उसके नीचे बैठकर ठीक हुए। अब इसमें एक छोटा सा सीक्रेट, वो क्या है, कि पिरामिड जितना भी आकार है, उसका ऊपर से जो उसका 1/3 भाग है ऊपर का, वहां पे ये ऊर्जा अधिकतम रहती है, या फिर उसकी दीवारों के बिल्कुल किनारे पे, वहां पे ऊर्जा अधिकतम रहती है। नीचे के भाग में ऊर्जा थोड़ी कम हो जाती है। अब इसमें कुछ और भी कमाल हुए, बताते हैं। उस कुत्ते को उसके नीचे रखा गया, बिल्ली को उसके नीचे रखा गया, उन्होंने मांस खाना छोड़ दिया। यानी सब कुछ प्रभाव सात्विक हो रहा है। ये सत्योलॉजी से जुड़ा हुआ जो विषय है, ये सत्य से जुड़ा है। मैं पवित्रता की बात कर रहा हूँ। वो शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है सब कुछ। सत्व उसका जो है गुण बढ़ जाता है, रज और तम गुण समाप्त हो जाता है, और मांस खाना उन्होंने छोड़ दिया। ध्यान करने के लिए, अपनी एनर्जी को जगाने के लिए, अपनी डॉर्मेंट पावर्स को जगाने के लिए पिरामिड के नीचे बैठ, अपनी बीमारी को ठीक करना पिरामिड के नीचे बैठ। अब ये सब तो ठीक, समस्या इसमें क्या है? समस्या ये है कि जो जानते हैं कि पिरामिड किस एंगल का बनना है, किस कोण का बनना है, वो इसको बताते नहीं, इसको छुपा कर रखते। अब ये छुपाने के कारण फिर उसका लाभ कैसे उठाए? तो बहुत पैसा खर्चने पर ही मिलेगा। आज का जो विषय हो वो ये है कि पिरामिड के कोण क्या है, किस एंगल के बनाए जाएं। कि एक कोण नहीं है, 2 3 प्रकार के कोण है। कुछ कम ज्यादा प्रभावी, कम ज्यादा प्रभावी है, कुछ ज्यादा है, थोड़ा बहुत अंतर उसमें आ जाता है प्रभाव। आकृतियां भी थोड़ी अधिक अच्छी, कम अच्छी, ऐसे जैसे हवन कुंड की आकृतियां अनेक प्रकार की हैं, तो ऐसी पिरामिड में भी, पिरामिड के शेप में ही कुछ थोड़ा 19 21 कोणों का अंतर आ जाता है। आज हमारा विषय है कि उसके कोण क्या होने चाहिए, कैसे बनाएं। बहुत बड़े बड़े आर्किटेक्ट जो इसके विशेषज्ञ हैं, वो ये नहीं बताते कि आपके कोण कैसे क्या हो, उनके एंगल क्या हो। आज हम आपसे बात, उस पे बात करें। तो आपको एक बहुत सरल, जी, आपका तो वो आपका जैसे वॉइस कट रहा प्रकार है। रहती है, आपका कंपास वॉइस, जिसको बोलते हैं, आपका वॉइस मैग्नेटिक कट रहा है। कंपास नहीं, वो जो सर्कल है कंपास रहता है, वो आपको खोलनी कितनी है? वो आपको खोलनी है 10 इंच।
10 इंचेस, 10 इंच खोलकर एक गत्ते के ऊपर आपको एक सर्कल लगाने के बाद फिर आपने प्रकार को कर देना है 10 इंच की जगह 9.5 इंच, 9.5। उसके बाद आपने उसको चाप लगाना बोलते हैं ना, 1 कट, 2 कट, 3 कट, 4 बार, 4 बार लगाइए। और जो सेंटर का, जो केंद्र का बिंदु है, वहां से इन्हीं चारों को आप ऐसे ऐसे रेखाओं को, 5 रेखाएं लगानी है, 5 रेखाओं को मिला दीजिए। अब मिलाने के बाद जहां भी ये लाइन है, उसके ऊपर ब्लेड को इस तरह से मारिए, स्केल रखकर, कि वो गत्ता पूरी गहराई तक ना कटे, थोड़ा कटे, आधा कटे। और ये जब निशान लगाने के बाद 4-5 बार जब आप निशान लगाएंगे, तो 5 में से 4 पीस आपके निकलेंगे बराबर। और उसके बाद जो पीस बचा गत्ते का, वो काट कर फेंक दीजिए, उसको अपने को नहीं रखना है। जो छठा भाग बचा, वो जितना भी बचा उसको फेंक दीजिए। अब इसको उठाकर आप ऐसे मोड़िए, जहां जहां कट लगा ये मुड़ेगा, ये बिल्कुल पिरामिड की आकृति बनेगी। मैं फिर दोहरा देता हूं, आपको पहले अपनी प्रकार को, कंपास को 10 इंच खोलना है। अब 10 इंच कंपास जो छोटी रहती है, जो बच्चों के, स्कूल के बच्चों के उसमें रहती है, वो काफी छोटी रहती है, वो 10 इंच नहीं खुलती। तो उसमें एक लंबी सी पेंसिल लगा दीजिए, पूरे साइज की, खूब आगे तक खोलकर, तो वो 10 इंच का काम करेगी। और बड़ी कंपास भी मिल जाए, वो बड़ी कंपास ले लीजिए। उसको आपने कितना खोलना है? 10 इंच। 10 इंच खोलकर एक सर्कल लगाइए, घेरा लगाइए पेंसिल से गत्ते के ऊपर, साफ गत्ता हो एकदम प्लेन, लगाइए। उसके बाद उसको, प्रकार को आधा इंच कम कर दीजिए, 9.5 इंच तक। 9.5 इंच करने के बाद निशान लगाइए उस पे, सर्कल के ऊपर। चाप लगाना बोलते हैं जिसको, चाप लगाइए। लगाने के बाद उसकी 5 लाइनें आप सेंटर पॉइंट के साथ मिलाएं, केंद्र बिंदु के साथ। 5 बार मिलाएंगे तो उसके 4 पीस अपने को बराबर मिलेंगे। उसके बाद जो पीस गत्ते का बचा, वो काट कर फेंक। अब जहां ये पेंसिल का निशान है, उसको आधी गहराई तक गत्ते को काटिए, सावधानी से, पूरा गहराई मत काटिए। उठाकर मोड़िए, पिरामिड बन गया। बस इसको टेप चिपका दीजिए, सेलो टेप लगाइए, पेपर टेप लगाइए, आपका एक छोटा पिरामिड बन गया। एक तरीका तो ये है। और दूसरा एक तरीका ये है, जिसमें आप किसी भी साइज का पिरामिड बना सकते हैं, उसको कितना भी बड़ा आप बना। अब इसका अनुपात आप नोट कर लीजिए, ये है 23:22। यानी उसका आधार अगर, बेस अगर 23 इंच है, 23 फुट है, 23 सेंटीमीटर है, 23 मीटर है, जितना भी है, 23 इतना। और उसकी जो भुजा होगी ऊपर, इस प्रकार, वो 22 सेंटीमीटर। अगर आधार 23 है तो ये भुजा 22। बस इस आकृति में आप 4 टुकड़े गत्ते के, लकड़ी के, प्लास्टिक के बनाकर जोड़। केवल एक चीज का प्रयोग नहीं करना, वो है आयरन, लोहा। लोहे का प्रयोग अपने को बिल्कुल नहीं करना। लोहे से इसकी एनर्जी कम हो जाती है। भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो भारतीय संस्कृति में बहुत विश्वास रखते हैं, उसका प्रचार करते हैं, पर उसको जानकारी नहीं है। इस जानकारी के अभाव में वो क्या करते हैं? लोहे का हवन कुंड। तो लोहे के हवन कुंड में उन्होंने भारतीय परंपरा को जीवित तो रखा है, पर उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि लोहा कॉस्मिक एनर्जी को कम कर, ऑब्जर्व कर लेता है। एक लेदर अपवित्र बोला गया है, चमड़ा। तो चमड़े को हम हवन से दूर रखते हैं, यज्ञ हवन से दूर रखते हैं। मंदिर में ढोल नगाड़े बज सकते हैं, पर मंदिर के अंदर कहीं पूजा के स्थान पे तो उसको नहीं रखते, उसको स्पर्श नहीं करते। नगाड़े वाला नगाड़ा बजाता है, पर वो पूजा तो नहीं करता ना। पूजा के सारे काम, चीजों को स्पर्श नहीं करता, वो चलेगा नगाड़े बजाने का काम। मगर बरा हुआ चमड़ा, और लोहा, इसको हमको ये पॉजिटिव एनर्जी से दूर रखना चाहिए, ऐसा विधान है। तो अगर आप लकड़ी का बना रहे हैं, मान लीजिए पिरामिड, उसमें आप, ठीक है, मोटे लकड़ी के टुकड़े लेकर उसके ऊपर प्लाई लगाएंगे, या फिर आप उसके ऊपर कोई फाइबर शीट लगाएंगे, सब चलेगा। पर उसके लिए जो आप स्क्रू लगाएंगे, जो कील लगाएंगे, वो अपने को काहे का लगाना है? कॉपर या ब्रास। आपको आयरन का नहीं लगाना। ये अपने को ध्यान। ठीक है, पिरामिड किसी भी शेप में बनाइए, तो अपने को अब रेशो का पता है, अनुपात पता है,
23 और 22, ये दूसरी रेशो अपने को मिल गई। अब ये भी बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, इससे भी बढ़िया एक एंगल और है। वो जरा आप अगर चाहें कि आपको ज्यादा एक्यूरेसी से काम करना है तो जरा लिख लीजिए। उसका बेस जो है, आधार होगा कितना, 142, एकदम मिलीमीटर में कैलकुलेटेड, 142। अब ये 142 कितना हुआ, 1 मीटर 42 सेंटीमीटर हो सकता है। हम्म और ये भी हो सकता है कि 14 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर है, ये भी हो सकता है। पर आप इसको पैमाना कौन सा लेंगे, वो आप कोई भी लीजिए, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, पर रेशो कितनी होगी, 142, 142, और उसके बाद ऊपर जो स्लांटिंग झुकी हुई भुजा होगी वो कितनी होगी, 135, 135। अब ये करने के बाद हमको जो बीच में ऊंचाई मिलेगी वो जितनी मिलेगी वो ठीक। हम्म उसके बारे में अपने को चिंता नहीं करना। तो अब मैं फिर दोहरा देता हूँ, 142, 142, और उसके बाद अनुपात का निशान लगाते हैं, 135, ये रेशो है। आधार बड़ा है हमेशा पिरामिड का, और जो ऊपर की भुजाएं हैं वो उससे थोड़ी छोटी रहे। तो इसलिए जो ज्यादा वाला संख्या है, 142, ये 142, ये आधार रहेगा, और जो भुजा रहेगी 135, 135 रहेगी। तो बस ये किसी भी चीज का बनाइए और इससे आप मिरेकल्स कर सकते हैं। क्या आजकल दुनिया में सबसे बड़ी मुसीबत क्या है, मेडिकल साइंस, सबसे बड़ी मुसीबत। अभी आपके अमेरिका में उस दिन अपने कार्यक्रम में हमने बताया ही था, डॉक्टर गैरी नल, उनकी पुस्तक है ना एक, अमेरिकन डॉक्टर है, तो पीएचडी है वो। उन्होंने लिखा है, उनकी 5 की टीम है, 3 उसमें एमडी डॉक्टर्स हैं और 2 पीएचडी। इन 5 लोगों ने सर्वे किया है और अपनी वेबसाइट पे डाल दिया है। वो क्या कहता है उनका सर्वे, वो 7,000 डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए उन्होंने पूरे अमेरिका से, और उसका ढेर जब लगाया तो 10 फुट ऊंचा स्टैकिंग हुई है उसकी। इतने पेपर इकट्ठे हो गए उस सर्वे रिपोर्ट्स के। और उसका निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है, कि अमेरिका में अब लीडिंग लीडिंग कॉज ऑफ डेथ मेडिसन है। 8 लाख लोग हर साल संचार में, 5 में 6 में वहां पे मर जाया करते थे केवल दवाई के कारण। सही सिलेक्टेड रेमेडी देने के कारण भी 8 लाख लोग हर साल मरते थे। और गैरी नल कहते हैं, ये जो सर्वे रिपोर्ट में आंकड़े आए हैं, इट्स ए टिप ऑफ आइसबर्ग, यानी हो सकता है इससे 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना लोग हर साल वहां मर जाते हैं दवाई के। टिप ऑफ आइसबर्ग मतलब सिर्फ 3 4 5 गुना हो सकते हैं ना ये, ऐसा अंदाजा है। तो सही आंकड़े क्यों नहीं है, क्योंकि जो डेथ सर्टिफिकेट लिखता है वो तो मॉडर्न मेडिसिन का ही तो डॉक्टर है, इसलिए सच तो लिखता नहीं है। तो एक मृत्यु का सबसे बड़ा कारण अमेरिका में यदि मेडिसिन है, तो दुनिया में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण दवाई है, मॉडर्न मेडिकल साइंस है। 2 करोड़ लोग अमेरिका में बिना जरूरत के एंटीबायोटिक्स उनको खिलाए जाते हैं। कैरी नल कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, उनके आंकड़े, 2 करोड़ लोग करीब करीब, और उनको हॉस्पिटल में बिना जरूरत के, इतनी बुरी हालत है। ये जो एक कॉकस बना हुआ है, उसी कॉकस का एक और काम चल रहा है, वो क्या है, जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स हम सबको खिला। आपका मक्का के कॉर्न जितने भी आपके यूरोप और अमेरिका में जितने प्रोडक्ट है, सबके सब 100% जेनेटिकली मॉडिफाइड है। सोए प्रोडक्ट जितने हैं वो 100% जेनेटिकली मॉडिफाइड है, और सब कैंसर का कारण है। इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं है, मानना ही पड़ता है कि ये कैंसर का कारण है। तो अब हम क्या करें कि पूरा बीज जो जेनेटिकल मॉडिफाई हो गया है, जिसके ऊपर करोड़ों करोड़ों डॉलर खर्च किया गया है, हम सबको बीमार बनाने के लिए किया क्या, शायद ऐसा ही है। उसका रेमेडी क्या है, आप कहेंगे पिरामिड से मैं कहाँ पहुंच गया, मैं पिरामिड की बात कर रहा हूँ। आप वो बीज उठाकर, वो क्रॉप उठाकर, वो फ्रूट उठाकर, वो आपके अनाज और दालें उठाकर एक बड़े से पिरामिड के नीचे रख दीजिए एक दिन के लिए। आपका जीएम फूड, जीएमओ फूड
नॉन जीएम हो जाएगा। वो जो करोड़ों डॉलर खर्च करके आपको बीमार बनाने का जो तंत्र बनाया गया है, वो बेकार हो जाएगा, असफल हो जाए। इतना बड़ा काम होगा एक पिरामिड। आप 1 मीटर का बना लीजिए, थोड़े से फ्रूट एक परिवार के लिए रखते हैं। 3 मीटर का बना लीजिए, इतना बड़ा बनाइए जितने बड़े से अपने परिवार का खाने पीने का 2-3 दिन का सामान उसके नीचे आप एकदम शुद्ध कर दें, प्यूरिफाई कर दें, डिटॉक्सिफाई कर दें, उसके नीचे रखिए। आप देखेंगे आपका आहार स्वादिष्ट हो गया और आपको बल देगा, एनर्जी देगा। अभी जो आप खाना खाते हैं, जो भी पैक्ड फूड लेते हैं, वो पूरे का पूरा खाना यूरोप और अमेरिका में ऐसा है जिसके अंदर एनर्जी नहीं है। कौन सी एनर्जी? वो कैलोरी वाली नहीं, तो फ्रॉड है। असली एनर्जी होती है कॉस्मिक एनर्जी, जो खाने के बाद पूरे शरीर में एनर्जी, ऊर्जा, उत्साह से भर देती है, शरीर को ताकत देती है। वो खाना जो कैंसर को ठीक करने में मदद करता है, वो खाना। तो वो एनर्जी पॉजिटिव कॉस्मिक एनर्जी से भर जाएगा आपका आहार। आप उस पानी को पीजिए, आप उस पानी से मुंह भी धोएंगे। तो ये प्रयोग करके देखा गया, पिरामिड के नीचे रखा हुआ पानी से मुंह धोया, झुर्रियां चली गई, रिंकल चले गए चेहरे के, पिगमेंटेशन चली गई, और पेट के, शरीर के अनेक रोग ठीक हो गए। आप पिरामिड के नीचे नहीं बैठ सकते, पानी को रख दीजिए पिरामिड, अर्थिंग ना हो, वो पानी उठाकर थोड़ा थोड़ा दिन भर पीते रहो, आपका काम हो गया। इतने कमाल के काम आप पिरामिड से और बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके ऊपर कई किताबें हैं, वो मंगवाइए, पढ़िए और इसके एक्सपेरिमेंट करिए। केवल ये एंगल उन किताबों में नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप $1000 की किताब मंगवाइए, आपको $1000 की किताब में ये एंगल नहीं मिलेंगे, कोई नहीं बताएंगे। तो हमने आपके सामने इस चैनल के माध्यम से वो सीक्रेट, वो रहस्य आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं जो हमसे छुपाएगा। इतना ही निवेदन है। आपके कोई प्रश्न है तो स्वागत एक प्रश्न है कि जैसे मैं अमेरिका में लोगों का खाना पीना देखता हूँ, भारतीयों का भी खाना पीना देखता हूँ। तो जो सरल जो भारतीय भोजन पकाने की पद्धति है, जो सरल भोजन है, जैसे खिचड़ी हो गया या दाल राइस हो गया, वो एक तो पौष्टिक भी बहुत होता है, लेकिन धीरे धीरे उसको रिप्लेस कर रहा है ये जो फर्मेंटेड फूड है, जैसे कि ब्रेड है, या फिर क्योंकि हर जगह फर्मेंटेशन करते हैं ये लोग, मतलब फंगस के थ्रू किसी तरह फर्मेंटेशन होता है। वो वो जो ब्रेड है और जो पिज्ज़ा आजकल बड़ा प्रचलन हो गया है, बच्चों में भी और बड़ों में भी। और तो उससे शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, पहला वो। और दूसरा कि जो ये जो केक्स हैं, केक्स, क्योंकि मेरे को इन सब चीजों से प्रॉब्लम है। मैं इसीलिए आपसे पूछ भी रहा हूँ ये कि मेडिकल प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन बच्चे लोग खाते हैं तो मैं देखता हूँ। लेकिन पर्सनली बॉडी पे नहीं सेट होती, क्योंकि भारतीय फूड की आदत है, ग्रेन्स होने चाहिए, दाल होनी चाहिए जो सीधे पकी हो। तो ये जो फर्मेंटेड फूड का जो कल्चर है, यीस्ट वाला, यीस्ट जैसे बनाए जाते ब्रेड और ये सब, इससे शरीर पे क्या खराब इफेक्ट्स पड़ते हैं? जी, मैं इसके बारे में जो आपको ठीक है, आप बहुत कंसर्न है समाज के अच्छे और बुरे के साथ, इसलिए आपको तकलीफ होती है, नहीं तो कौन परवाह कर रहा है ना। तो उसमें जो आयुर्वेद के अनुसार जानकारी है कि फर्मेंटेड फूड जो है वो पेट के लिए बहुत अच्छा है। मगर जो बाजार में आपके यूरोप अमेरिका में उपलब्ध है, वो फर्मेंटेड फूड बहुत खतरनाक है। इसका अनुभव मुझे कैसे हुआ? मुझे विटामिन B12 के लिए हम सबको कहते हैं फर्मेंटेड फूड खाओ, तो उसमें हम प्रिकॉशन क्या बताते हैं, सावधानी क्या बताते हैं, भी आपको बरसात में नहीं खाना, हम्म। क्योंकि जो फर्मेंटेशन से जो बैक्टीरिया बनता है, वो बैक्टीरिया बरसात में काफी टॉक्सिक हो जाता है, विषैला हो जाता है, तो हम बताते हैं उसको नहीं खाना है। दूसरा जो मुझे बड़ा अनुभव हुआ, मैंने कलकत्ता की एक फर्म से यीस्ट खमीर ड्राई 500 ग्राम मंगवा लिया। मुझे बहुत शौक है इन चीजों को खाने का, और मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए उसको थोड़ा सा 1 चम्मच डालकर आटे में घोल कर रखा। वो आधे घंटे में वो उसमें खमीर बन गया, फर्मेंटेशन हो गई। मैंने उसको बनाकर
उसके 2-3 पीस, चिल्ला कहते हैं हमारी तरफ तो, छे वायरस आ गया, वायरस आ गया। 1 मिनट, वायरस को भगाएं। हाँ, चला गया जी। मेरी आवाज उम्मीद है आपको आ रही हो। हाँ, आ रही है। तो जी, तो मैंने वो थोड़ा सा खा लिया, बहुत अच्छा लगा मुझे, उसका फ्लेवर भी बहुत जबरदस्त था। तो मैंने थोड़ा सा, मतलब ये समझिए कि आपका डोसा जो रहता है उसका आधा, इतना सा मैंने वो खा लिया। फिर जो साधारण घर का खाना घर में बना था वो मैंने खाया। बहुत जबरदस्त सरदर्द हुई वर्षों बाद, और ऐसा लगा 3-4 घंटे के बाद भी मेरा खाना वहीं पेट में वहीं का वहीं पड़ा। हमारे योग में एक क्रिया होती है जिसको कुंजल क्रिया कहते हैं। तो नमक डालकर थोड़ा गर्म पानी पीकर वो पूरा वोमिट कर देते हैं, तो मैंने पूरा वो पिया। और कुंजल क्रिया कहते हैं, बाघी क्रिया भी कहते हैं, वो मैंने करके पूरा निकाला। तो मैं 10% मेरी सरदर्द रह गई, और थोड़ा मुझे रिलीफ मिला, अच्छा लगा, ठीक हो रहा हूँ। मुझे समझ आया शायद खमीर में कुछ गड़बड़, पर कंफर्म तो नहीं था, कुछ और भी कारण हो सकता है। ठीक है, ये सुबह की बात है। दोपहर को फिर खाना खाया। खाना खाने के बाद उसकी जो फ्लेवर था ना खमीर का, उससे मुझे टेम्पटेशन हो रही थी खाने के लिए। उसका मैंने बस इतना 2 बाइट मैंने फिर ले लिए उसके, और उतनी ही भयंकर सर दर्द फिर से। अब मैं कहना क्या चाहता, अब फर्मेंटेशन के नाम पर, अब वो बना हुआ कहाँ था ये भी मैं बता दूं, चीन का बना हुआ। वो चीन का बना हुआ, कलकत्ता कलकत्ता की एक कंपनी मोहन समथिंग वो कुछ है, तो उनके द्वारा मार्केटिंग की जाती। तो अब चीन का बना हुआ, क्या वही खमीर इतना टॉक्सिक था, जहरीला था, या जितने भी खमीर मार्केट में आ रहे हैं सभी इतने टॉक्सिक है? ये जरा देखना पड़ेगा, यूरोप अमेरिका में भी क्या इतने टॉक्सिक खमीर है, ये आपको जांच कर। अब जांच तो वो करेगा जो खमीरी रोटी हर रोज नहीं खाता, ब्रेड रोज नहीं खा रहा है, पिज्जा बर्गर रोज नहीं खा रहा है, वही तो उसका एक बाइट लेकर उसकी जांच करेगा ना, उसको तकलीफ हुई, उसकी सेंसिटिविटी इतनी हो के पता लगे, या फिर कोई केमिकल टेस्ट हो तो पता लगेगा। मैं आपको 1 आध महीने बाद बता सकूंगा कि बाकी सारे खमीर जो है भारत में मिल रहे हैं वो सब के सब टॉक्सिक, इंपोर्टेड या इंडियन, वो टॉक्सिक हैं कि नहीं, ये आपको मैं बता पाऊंगा। तो अब कुल मिलाकर हमारे सामने क्या आया, खमीरी रोटी, खमीरा खाना, ये सब पेट के लिए बहुत अच्छे। हम हिमाचल में हमारे बहुत रिवाज है खमीर का तलकर खाने का। बबरू बोलते हैं उसको कहीं पे, सिड़कू बोलते हैं कहीं पे, कुछ मतलब उसमें खमीर पैदा करते हैं दही से, खट्टी छाछ में आटे को गूंद दिया और रख, यीस्ट बाजार का थोड़ी डालते हैं हम लोग। इनो डालेंगे तो भी खतरनाक है, इस तरह का मीठा सोडा डालेंगे तो भी चलेगा। तो खैर, वो हम लोग खूब खाते हैं, पर कब, बरसात में नहीं खाते। तो हमारे 4-5 तरह के यहाँ पे आइटम बनती हैं, कुछ बीच में भरकर उसमें स्टफ करके बनाते हैं, कुछ स्टीम में बनाते हैं, कुछ तलकर बनाते हैं। तो मैंने कई बार देखा पिछले कई साल में कि हमने तली हुई उसकी जो रोटी बनाई, जो खमीरी रोटी है वो बनाई, कुलचा बोलते हैं उसको, पूरी रहती है जिसमें खमीर नहीं है, कुलचा रहता है जिसमें खमीर है। हम आटे का बनाते हैं, मैदे का नहीं बनाते। वो खाया तो खिचड़ी जिसको बोलते हैं ना हम, बिल्कुल दाल चावल सादा, इतना लाइट जो खाना होता है उससे भी लाइट, 2 घंटे में 2.5 घंटे में खाना पच गया, दोबारा खाना। यानी तला हुआ खाना भी और खमीरी रोटी है वो बहुत अच्छा है। एक और बहुत बड़ी बात, हम जब जब भी एंटीसेप्टिक, फीवर के लिए पेन किलर, जब भी कोई दवाई खाते हैं तो क्या होता है, हमारा पेट का एक बैक्टीरिया है जिसको गट बैक्टीरिया बोलते हैं, ये गट बैक्टीरिया मर जाते हैं। और जब गट बैक्टीरिया मर जाते हैं तो खाया हुआ कुछ भी नहीं पचता, अच्छा खाओ बुरा खाओ, कम खाओ ज्यादा खाओ, कुछ नहीं पचता। इन बैक्टीरिया के बिना डाइजेस्टिव सिस्टम काम ही नहीं करता। और इन एंटीबायोटिक्स दवाइयों के कारण, मॉडर्न मेडिकल मेडिसिन है, इनके कारण गट बैक्टीरिया मर ही जाता है, और हम सदा के लिए पेट की बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। तो क्या करें, ये हमें अनुभव से समझ में आया, और इसका समाधान हमें मिल गया। क्या, अरे खमीरी रोटी खा लो, दही में गूंद लो, अच्छा बढ़िया घटिया जैसा भी दही है उसमें गूंद कर और रोटी बनाकर, वो खमीरी रोटी थोड़ी मोटी बनती है, वो खा लो, बस
आपकी बीमारी गई। रोटी कह लो, आप ब्रेड कह लो, या जो भी कह लो, मैदे के बजाय आटे का बना लो, मिलेट्स का बनाएंगे, और भी अच्छा हो जाएगा है। वो तो और भी आपको एनर्जी दे, तो आप वो कर लीजिए, तो आपको ये समस्या का समाधान हो जाएगा। जो गट बैक्टीरिया के मरने के कारण आपकी आंतों में हर टाइम गैस, इंडाइजेशन, बेचैनी, परेशानी, थोड़ी थोड़ी वो गैस ब्लॉक होना, ब्लॉटिंग होना, वो सब कुछ ठीक हो जाए। ये एक इनके आपके प्रश्न के कारण एक विषय और सामने आ गया। आशा है सबके लिए लाभदायक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक्चुअली ये टॉपिक बहुत लोग पूछ रहे थे, क्योंकि एक वीडियो में इस पे हमारा वीडियो एंड हुआ था पिरामिड के ऊपर। आपने बोला था जी। अगली वीडियो में कवर करेंगे, तो आज पॉपुलर डिमांड पे हम लोगों ने वो वीडियो कवर किया है। और दर्शकों के इस तरह क्वेश्चंस आते रहेंगे तो विल कवर विद राजेश वैद्य जी। अदरवाइज इनके पास बहुत सारे अलग टॉपिक्स भी है जिस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं, रेगुलरली आते हैं। तो एक अंतिम प्रश्न आपसे मैं पूछता हूँ कि जब हम लोग जैसे सब्जी पकाने का सिस्टम सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप में है, बाकी जगह नहीं है, तो कभी कभी पश्चिमी देशों में जो लोग रहते हैं उनका एक प्रश्न रहता है कि कितने लोग आप सब्जियों को पका कैसे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रचलन है वो है पत्तियों को खाना या पत्तियों के ऊपर सॉस डाल देना, पकाने का सिस्टम नहीं है। क्योंकि उस तरह की सब्जियां इधर मतलब मिलती नहीं है। अगर जो भी बीन्स होती हैं जो जिसको आप उबाल सकते हैं या फिर उसको काट के उसको स्टीम कर सकते हैं, उसके अलावा कोई ज्यादा कुकिंग होती नहीं है, वो सिस्टम ही नहीं है। तो ये अननेचुरल भी मुझे लगता है, क्योंकि पूरे इतिहास, विश्व इतिहास में हमेशा बोला गया है कि हरी पत्तियों को भी पका के खाए। जैसे भारत में बोलते हैं साग को पका कर खाए, कीटाणु मर जाते हैं। क्या ये सत्य है, या फिर आजकल जो प्रचलन हो गया है पत्तियां लेना, उसके ऊपर एक सॉस डाल देना, और सॉस सबसे अनहेल्दी चीज होती है उसके ऊपर डालना, और फिर उसको खाना, ये सिस्टम भारत में भी आ गया था। मैं लास्ट टाइम जब भारत गया था तो मैंने इस तरह सलाद ड्रेसिंग्स देखी मैंने। अच्छी बनी होंगी ड्रेसिंग्स, लेकिन जो मेरा वेस्टर्न जो यहाँ पे जो ड्रेसिंग्स मिलती हैं वो उसको हम लोग छू भी नहीं सकते हैं। कभी कभी एंकोबीज होती हैं उनके अंदर, कभी कभी ऐसे पदार्थ होते हैं जो चामेध्य छुआ नहीं जाए उनको। तो व्हाट यू से ऑन दिस टाइप ऑफ ईटिंग? जी, देखिए वहाँ पे जो वेजिटेबल्स हैं, तो वो जो वहाँ की ट्रेडिशनल वेजिटेबल्स हैं, कर, उनको बनाना खाना, एक तो ये है कि वो खराब नहीं है, अच्छी है ना। तो दूसरी जो है, जो जीएम के नाम अपना हाइब्रिड के नाम पर आ गई है, वास्तव में जीएम है, तो वो जीएम बहुत खतरनाक है। उसको आप पकाकर खाओ, बिना पकाए खाओ, क्या फर्क पड़ता है, वो जहर तो जहर ही रहने वाला, उसका तो कोई समाधान नहीं होगा। पर जो कच्ची सब्जी हैं, उनमें हमारे नियम क्या है भारत में, कि जब बरसात का मौसम आता है तो कच्ची सब्जी को हरी सब्जी को पकाकर भी नहीं खाना। कच्चा तो छोड़ दीजिए, पकाकर भी नहीं खाना। जो पत्ते वाली लीफी वेजिटेबल्स हैं, वो बरसात में खाना हमारे आयुर्वेद में बिल्कुल वर्जित है। कारण, क्योंकि उसके अंदर इंसेक्ट, पेस्ट इस तरह के पैदा हो जाते हैं जो आंखों से नजर भी नहीं आते, उनका पता भी नहीं लगता। इसलिए बरसात में कोई भी सब्जी अच्छी या बुरी हरे पत्ते वाली, वो खाना हमको मना है। तो जो बाकी के मौसम है, जब बरसात नहीं है, तो हरा पत्ता खाना मना नहीं है, सलाद के रूप में खाना बहुत अच्छा है। हमारी नेचुरोपैथी भारत से ही दुनिया भर में गई है। नेचुरोपैथी में बिना पका हुआ आहार वो लेना, पत्ते वगैरह लेना, फलाहार करना बहुत अच्छा माना जाता है। अभी भी हमारी असाध्य रोग कईयों के ठीक होते हैं, जिसमें कैंसर भी एक है। जो आपको मैंने एक बार हमारी चर्चा हुई थी, डॉक्टर बुडविग प्रोटोकॉल, योहन्ना बुडविग जो जर्मन की है, वो कैंसर का इलाज कर रही है बड़े आराम से। किडनी फेलियर, अपना लिवर फेलियर, उनकी ऑनेशन जो है वो खुद तो रही नहीं, वो कर रही है। बुडविग प्रोटोकॉल के नाम से अगर आप देखें, तो उसमें क्या दे रहे हैं वो, कि कच्चा आहार दे, पका हुआ आहार कम से कम। तो ऐसा तो प्रावधान हमारे आयुर्वेद में है, कच्चा खाया जाए। तो मुश्किल एक आती है, केमिकल है उसमें, तो क्या करें। तो एक तो हम ये इंसेक्ट वगैरह भी हो सकते हैं, क्योंकि अब बहुत बीमारियां फैला दी गई हैं। तो उसका एक तरीका हो सकता है, एक तो एंजाइम के ऊपर हमने शायद अभी तक चर्चा नहीं की,
एंजाइम अपने आप बनाए और उसमें उसको 1-2 घंटा डुबा फिर उसका प्रयोग करें। दूसरा आपका बेकिंग सोडा होता है ना, मीठा सोडा होता है, बेकिंग पाउडर होता है, उसके अंदर 1 लीटर में 3 ग्राम पाउडर डालिए, उसमें सब्जियों को डुबा कर रख दीजिए। तो उसमें डुबा कर रखने से 1-2 घंटे में वो सारे जो इंसेक्ट और पेस्ट खत्म हो जाएंगे। फिर आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ज्यादा पकाई हुई जो भारत की बहुत भुनी हुई तली हुई चीजें, वो जो 36 प्रकार के पकवान हैं, वो भारत में स्वादिष्ट खाने के लिए, मतलब 36 नहीं, यहाँ तो 3600 प्रकार के पकवान होते हैं। जिस प्रदेश में जो जाओ 25-50 तरह के पकवान हर प्रदेश के मिलते हैं। इतनी वैरायटी दुनिया में कहीं नहीं होगी जितनी भारत में है भोजन के प्रकार। कितने प्रकार के भोजन, और तला भुना हुआ, बहुत अधिक पका हुआ, उसके अंदर लाइफ एनर्जी उतनी ही कम हो जाती है। तो जितना उसको कम तलते भूनते पकाते हैं, उतना वो खाने के योग्य ऊर्जा अधिक देता है। मगर जैसे आपकी ये स्टार्च वाली चीजें, वो तो कच्चा नहीं खाया जा सकता, हानिकारक है। जैसे मान लीजिए आलू है आपका, शतावरी है आपकी, उसको खूब पकाते हैं हम, कच्चा भी खा लेते हैं। बिदारी कंद है, सफेद मूसली है, बादाम है, इन सबको पकाकर खाने की परंपरा अपनी है, और वो सही है। और जो बहुत भून भून कर खाना, उससे उसकी जो है क्वालिटी कम हो। तो भारत में दोनों तरह की परंपरा है, खूब भून कर तल कर पकाकर खाना, और जो बलवर्धक चीजें हैं उनके लिए अलग विधान है, उसको अलग से पकाना। पाक बोलते हैं। अनेक प्रकार के पाक बनती हैं, ठंडे भी और गर्म, सर्दियों के अलग, गर्मियों के अलग। मुझे लगता है अगला विषय ये होना चाहिए कि शीतकाल में वो कौन सा आहार है जिसको खाने से, हमारी परंपरा है जो हम भूलते जा रहे हैं, खाने से बुढ़ापा बहुत पीछे चला जाता है, इस पे भी कभी चर्चा करिए। तो खैर, ये कच्चा खाना गलत नहीं है, केवल उसको जो है डिसइंफेक्ट करना है, वो जरूरी है। और बरसात में अपने को लीफी वेजिटेबल नहीं खाना, और अनाज को पकाकर ही खाना है, दालों को पकाकर ही खाना है, कच्चा नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वैद्य राजेश कपूर जी, और सभी दर्शकों का भी जो आपको। मुझे तो इनकी आवाज़ बड़ी मेस्मराइजिंग लगती है, बड़े ध्यान से मैं सुनता हूँ। धीरे धीरे शब्द बोलते हैं और उसको नाप तोल के बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने के लिए, और सभी लोग दर्शकों का भी। अगला शो जो उन्होंने टॉपिक दिया उसी पे हम लोग करेंगे। और कोई कमेंट्स हो तो आप जरूर लिखिए, और दूसरों को भी हमारे चैनल के बारे में बताइए। नमस्ते।